हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्क्विजा ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। ओके जी, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। ठीक है जी, कल हमने लिखा था कॉर्नट हीट इंजन। ठीक है, कॉर्नट हीट इंजन के ऊपर ही हमारे पास मतलब उसी के जैसा है हमारे पास रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेटर है वो भी हमारे पास जैसे कॉर्नट हीट इंजन है वो सेकेंड लॉ के ऊपर काम करता है, वैसे ही हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है वो भी किसके ऊपर हमारे पास काम करता है, ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? ठीक है जी, तो इसमें क्या है हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस डब्ल्यू। इक्वेशन क्या है हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस डब्ल्यू। Q1 क्या है, हीट रिजेक्टेड टू द हॉट रिजर्वर, एंड Q2 क्या है हमारे पास, टेक हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वर। मीन्स जो कोल्ड वाली चीज़ कोल्ड बॉडी है उसी से हमने हीट लेनी है। ठीक है, मीन्स हमने और ठंडा करना है। ठीक है, और ठंडा कैसे कर सकते हैं, हीट को लेकर ही कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है जी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, जो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस डब्ल्यू। Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस डब्ल्यू। क्लियर? ठीक है, और इसमें हमारे पास जो मेनली हमने जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे हमने कॉर्नट हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात की थी, वैसे हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वो कैसे है हमारे पास, इसका क्या है रिलेशन, बीटा, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। बीटा इज इक्वल टू Q2 बाई डब्ल्यू। ठीक है, Q2 और हमारे पास डब्ल्यू जो वर्क डन है वो क्या आता है, Q1 माइनस Q2 इस इक्वेशन से। तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है टेम्परेचर की टर्म में वो होती है T2 ओवर T1 माइनस T2। क्लियर? ठीक है, अगर हम बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, हीट की टर्म में आ रही है Q2 ओवर Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू T2 ओवर T1 माइनस T2। क्लियर? ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नट थ्योरम। कॉर्नट थ्योरम क्या है हमारे पास, कहते हैं नो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन ना रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। कहते हैं आप कोई भी हीट इंजन ले लो, कोई भी हीट इंजन ले लो, ठीक है, वो हमारे पास इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता। मीन्स उसकी परफॉर्मेंस है, हीट इंजन का क्या काम है, जो हीट को वर्क में चेंज करता है। तो उससे हम कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो रिवर्सिबल हीट इंजन से हमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है, मीन्स ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाए। कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो हमारे पास रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है, जो हमने किसकी बात की थी, कॉर्नट हीट इंजन की बात की थी। कॉर्नट इंजन के कंपैरेटिवली, क्योंकि वो भी क्या है हमारे पास रिवर्सिबल हीट इंजन है, उसके जैसा मतलब उससे ज़्यादा कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा काम दे सके, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो। क्लियर? ठीक है जी, एंड वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात पे। जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो किसके ऊपर काम कर रहा है, वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, मतलब सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है, T1 इज इक्वल टू T2। क्लियर? ठीक है जी, सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है कॉर्नट थ्योरम का, कहते हैं ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैव सेम एफिशिएंसी वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। अगर हमारे पास कोई भी हीट इंजन्स हैं, ठीक है, कोई भी में कौन से आएंगे, रिवर्सिबल, कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन ले लो, उन सभी की सेम एफिशिएंसी होगी अगर वो हमारे पास सेम टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, सभी के सभी रिवर्सिबल हीट इंजन की हमारे पास एफिशिएंसी मीन्स आउटपुट है वो सेम होगी अगर वो सेम टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है जी, ये थी हमारे पास कॉर्नट थ्योरम। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो को सीधा ही एक चीज़ से याद करते हैं, जीरो ऑफ द केल्विन स्केल, मीन्स जीरो को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है जी, जीरो के को मतलब जीरो केल्विन को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। और इसी हमने कॉर्नट हीट इंजन की बात की है, ठीक है, और इसकी टर्म में हमें इससे कैसे डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एट विच इट कन्वर्ट्स होल हीट अब्जॉर्ब्ड इनटू वर्क। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है सिंक का। हमारे पास दो चीज़ें होती थी ना, एक तो सोर्स होता था हीट इंजन में, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या होता था, T1, एक हमारे पास सिंक होता था जिसका टेम्परेचर क्या होता था, T2। क्लियर? ठीक है, तो T जो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो क्या है, सिंक का टेम्परेचर है,
मिनिमम से मिनिमम सिंक का टेम्परेचर है जिसके ऊपर सारी की सारी हीट जो हम हीट इंजन को देंगे वो सारी की सारी हीट को किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन, और टेम्परेचर ऑफ द सिंक एट विच होल हीट इज़ कन्वर्टेड, सारी की सारी हीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में हो जाएगी। क्लियर। और इसके बाद हमने कुछ 2 पॉइंट्स लर्न करने हैं। ठीक है, कहते हैं जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आइस का और स्टीम का वो हमने देखना है। एब्सोल्यूट जो आइस का होता है वो हमारे पास क्या होता है 273.5 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सेल्सियस की टर्म में देखें तो हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो स्टीम मतलब बॉइल्ड वाटर होता है उसका क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर केल्विन की टर्म में आएगा तो वो हमारे पास कितना होगा 273.15 केल्विन, और स्टीम का कितना होगा 373.1 केल्विन। ठीक है, अगर हमने डिग्री सेल्सियस के स्केल से केल्विन स्केल में जाना है तो इसमें क्या करते हैं 273 प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस के स्केल से हमने केल्विन के स्केल में जाना है तो 273.15 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्लियर। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है जी। एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या है, कहते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आता है, एंट्रोपी वैसे हमारे पास क्या होता है डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV log बेस नेचुरल लॉग T2/T1 प्लस R नेचुरल लॉग V2/V1। ठीक है, अब हम इसे आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखेंगे। ठीक है जी। तो आइसोथर्मल जो आइसोबारिक प्रोसेस होगा, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्लियर। ठीक है, तो इसमें जब हम पुट करेंगे ये वाली टर्म इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सी डेल्टा एस इज इक्वल टू CP log T2/T1। ठीक है, यहाँ पे CV की जगह पे CP आ गया क्योंकि हम आइसोबारिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। आइसोबारिक जो हमारे पास फिनोमिना है आइसोबारिक की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू CP नेचुरल लॉग T2/T1। और अगर हम आइसोकोरिक की बात करते हैं, ठीक है जी, आइसोकोरिक की बात करेंगे तो आइसोकोरिक में क्या होगा V1 मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सेम, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी V2/V1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो R log 1 और log 1 क्या होता है 0, तो हमारे पास कौन सी टर्म बच जाएगी, सिर्फ ये वाली। क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी CV log नेचुरल लॉग T2/T1। जो log 1 है वो क्या हो जाएगा 0। क्लियर। ये था हमारे पास एंट्रोपी फॉर द 1 मोल ऑफ गैस, और उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया आइसोबारिक फिनोमिना के लिए और फिर हमने आइसोकोरिक फिनोमिना के लिए। आइसोबारिक के लिए हमारे पास क्या आ जाता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आता है, कौन सा रिलेशन आता है, ये वाला डेल्टा एस इज इक्वल टू CP log T2/T1। और अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा 1, log 1 क्या होता है हमारे पास 0, तो हमारे पास कौन सी टर्म रह जाएगी, ये वाली। ठीक है जी। तो डेल्टा एस की वैल्यू मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी है फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास क्या आ जाती है CV log T2/T1। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ थर्मोडाइनमिक फंक्शंस एंड पोटेंशियल्स हैं जिसको आप बस हमने लर्न करना है। दैट इज़ हमारे पास UFHG। ठीक है, UFHG। ठीक है, तो जो U है हमारे पास, ठीक है, U तो हमारे पास हमें पता है कि क्या होती है, U हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, F का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज़ इक्वल टू U माइनस TS, एंड H है, H इज़ इक्वल टू क्या है U प्लस PV, और G क्या है हमारे पास, G क्या है हमारे पास U प्लस PV माइनस TS। ठीक है जी। तो इस जो ये वाले हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो इसमें जो U है वो हमारे पास क्या होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी। और जो F होती है, F हमारे पास क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है। F क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और H हमारे पास क्या होती है, इंथैल्पी। H क्या होती है हमारे पास, इंथैल्पी। क्लियर। ठीक है, और जो G है वो हमारे पास क्या होती है, गिब्स फंक्शन होता है।
ठीक है। जी क्या होती है हमारे पास, गिब्स फंक्शन होता है। इसको अगर हम इसी ही सीक्वेंस में लर्न करेंगे तो हमें याद रहेगा। क्लियर। जैसे हमारे पास आसान है, देखिए कैसे, यू पहले यू लिख लिया, ठीक है, फिर यू में से टी एस माइनस कर दिया, ठीक है। अगर यू में से टी एस माइनस करेंगे तो एफ आ जाएगा, अगर यू में पी वी प्लस करेंगे तो एच आ जाएगा, अगर यू में से टी एस माइनस करेंगे तो एफ आ जाएगा, अगर यू में पी वी प्लस करेंगे तो एच आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम जी की बात करते हैं तो इन दोनों का हमने देखना है, यू प्लस पी वी को ऐसे लिख लेंगे माइनस टी एस, ठीक है, u प्लस पी वी माइनस टी एस, मतलब u में हमने जो चीज़ प्लस की थी वो भी लिख ली और माइनस की थी वो भी लिख ली, ठीक है। लर्न करना आसान है ना। एक बार और देख लेते हैं। फर्स्टली हमने u लिखेंगे, फिर u में से टी एस माइनस कर देंगे, u में पी वी प्लस कर देंगे, क्लियर, ठीक है। और जो प्लस और माइनस किए थे वो दोनों लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी। इसको बस ऐसे सीधा लर्न कर लेंगे, यू एफ एच जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एज इट इज़ भी पूछ लेते हैं, सीधा सीधा, ठीक है जी, एज इट इज़ सीधा भी पूछ लेते हैं, क्लियर, ठीक है जी। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले लिख लेंगे पी टी एस वी, ठीक है जी, पी टी एस वी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसको लेते हैं पी को, ठीक है, पी को, कर्ल पी बाय कर्ल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कर्ल पी बाय कर्ल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, फिर पीछे की तरफ चल पड़ेंगे माइनस का साइन लगा के, कर्ल टी बाय कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट एस, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रिलेशन, ठीक है जी। पहले हम किससे चले थे, पी से स्टार्ट किया था, कर्ल पी बाय कर्ल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, पीछे की तरफ चलेंगे माइनस लगा के, कर्ल टी बाय कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है जी। पहले हम पी से चले थे तो ये हमारे पास आ गया था फर्स्ट रिलेशन। अब हम एस से चलेंगे तो क्या आएगा, कर्ल एस बाय कर्ल वी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, पी से फिर मुड़ेंगे, कर्ल पी बाय कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड रिलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड रिलेशन, ये तो दोनों हो गए, पी और एस हो गए। अब हम देखेंगे टी और वी को देखेंगे। अब टी से स्टार्ट करते हैं, कर्ल टी बाय कर्ल वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू, कर्ल पी बाय, सॉरी इससे चलेंगे, कर्ल टी बाय, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, उल्टा हो गया, सॉरी, कर्ल टी बाय कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू, फिर वी से पीछे की तरफ चलेंगे, कर्ल वी बाय कर्ल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट रिलेशन है, जो नेक्स्ट हमारा रिलेशन है वो क्या है, देखिए, कर्ल वी बाय कर्ल टी, यहाँ से चलेंगे, कर्ल वी, क्योंकि हमने टी वाला तो कर लिया, अब वी रह गया, कर्ल वी बाय कर्ल टी, ठीक है जी, कर्ल वी बाय कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, फिर एस से पीछे मुड़ जाएंगे, कर्ल एस बाय कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कर्ल वी बाय कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू कर्ल एस बाय कर्ल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्लियर, ठीक है। बस हमने लर्न करना, याद रखना है कि इन सभी में हमारे पास माइनस आता है, सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला है इसमें हमारे पास माइनस का साइन नहीं आता, बस इतना याद रख लेना। जहाँ पे हमारे पास टी बाई पी आएगा उसमें हमारे पास पॉजिटिव है, बाकी सभी में नेगेटिव है, क्लियर, ठीक है जी। ये थे हमारे पास थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल के जो रिलेशंस हैं, इसको एज इट इज़ भी पूछ लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसको किससे लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/v कर्ल v बाई कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर है वो क्या, कर्ल 1/p कर्ल p बाई कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो मतलब वॉल्यूम टी के साथ, अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और इनकी हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है,
जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है या कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर है, इसका क्या है हमारे पास, देखिए कि अगर हमारे पास, अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव होती है, ठीक है, अगर पॉजिटिव होती है तो ऊपर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होगी, ठीक है, अगर पॉजिटिव कब होगी, अगर ऊपर भी पॉजिटिव आए और नीचे भी पॉजिटिव आए, मींस जो कर्ल वी है, मतलब डेल्टा वी है, वो भी हमारे पास पॉजिटिव हो, मतलब इंक्रीज़ कर रहा हो, ठीक है, तो जो कर्ल टी है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और एक स्टेज में हमारे पास पॉजिटिव आ सकती है, मींस अगर दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में नेगेटिव नेगेटिव हो, मींस डेल्टा वी है वो भी हमारे पास नेगेटिव हो और जो डेल्टा टी है वो भी नेगेटिव हो, मींस पॉजिटिव तब आएगी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू तब पॉजिटिव आएगी अगर दोनों इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव कब आएगी, अगर दोनों क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। क्लियर, ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट, जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव कब होगा, जब ऊपर और नीचे दोनों में ऑल्टरनेट साइन हो, मीन्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्लियर, ठीक है जी। एक बार और देख लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है, दो चीज़ें, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो, मींस दोनों ही इंक्रीज़ कर रहे होंगे। और पॉजिटिव वैल्यू कब हो सकती है, अगर दोनों ही नेगेटिव हो, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो, और वो कब होगा, ठीक है, मीन्स दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब ऊपर और नीचे और मतलब ऑपोजिट साइन हो, मींस अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, मींस कि अगर एक चीज़ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो दूसरी क्या करेगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ करेगी। क्लियर, वैसे ही हमारे पास बीटा है, ठीक है, बीटा का क्या है, प्रेशर, मींस प्रेशर और टेम्परेचर वैसे भी होगा कि इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो, और या हमारे पास दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव हो। और नेगेटिव कब होगी, जब ऊपर प्लस हो नीचे नेगेटिव हो, और ऊपर नेगेटिव और नीचे प्लस हो। ठीक है, मीन्स नेगेटिव वाले केस में क्या आएगा, दोनों का ऑपोजिट रिलेशन होगा। अगर पी इंक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, हमने वो आगे टॉपिक, जो ये टॉपिक है आगे डिस्कस करेंगे कि जो बीटा है, बीटा किस काम के लिए यूज़ होता है, जो बीटा है वो किस काम के लिए यूज़ होता है। बीटा यूज़ होता है हमारे पास जिन सब्सटेंसेस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है, जो सब्सटेंसेस का बीटा पॉजिटिव होता है, जिन सब्सटेंसेस का बीटा पॉजिटिव होता है वो क्या हो जाते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन के क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। ठीक है जी, बीटा जिन सब्सटेंसेस का, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जिन सब्सटेंसेस का बीटा पॉजिटिव होता है वो क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन के। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वेरिएशन ऑफ सीपी। हमने जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है उसका प्रेशर के साथ, ठीक है, और सीवी का वॉल्यूम के साथ और यू का वॉल्यूम के साथ देखना है। और जब मैंने सीधे रिजल्ट लिखे हैं, देखिए जब हम सीपी का प्रेशर के साथ देखते हैं परफेक्ट गैस के लिए और रियल गैस के लिए, ठीक है, परफेक्ट गैस के लिए कोई रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब डू नॉट वेरी, कुछ भी हमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी, कुछ भी वेरिएशन नहीं होगी परफेक्ट गैस के लिए। सीपी की विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर की बात कर रहे हैं, और रियल गैस में वेरी होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है जी। और अगर हम बात करें सीवी की विद वॉल्यूम, तो परफेक्ट गैस और रियल गैस दोनों के लिए वेरी नहीं करती। ठीक है, और अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो परफेक्ट गैस के लिए तो डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो रियल गैस के लिए आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, जो इंटरनल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वेरी करती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, डेल्टा यू इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर डेल्टा।
ठीक है। तो ये किसकी वजह से आती है, जो ये वाली चीज़ आती है ये किसकी वजह से आती है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हम बात करते हैं ना कि परफेक्ट गैस में भी हम मान के चलते हैं कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, बट रियल गैस में हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। उसी की वजह से जो इंटरनल एनर्जी है यू है वो हमारे पास वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है जी, जो यू है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वेरी करती है, क्योंकि रियल गैस में हमारे पास क्या होती है, रियल गैस में हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो हमने डिस्कस किया है CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। हमने इसका वेरिएशन देखना है परफेक्ट गैस के लिए भी और रियल गैस के लिए। इसके लिए परफेक्ट गैस के लिए वेरी नहीं करती और रियल गैस के लिए वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। और अगर हम बात करें वेरिएशन ऑफ CV विद वॉल्यूम, तो दोनों के लिए ही वेरी नहीं करती। इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट किस में देखने को मिलता है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। और ये हमारे पास किस में आती है, परफेक्ट गैस के लिए तो आती ही नहीं है, डिपेंड ही नहीं करती, रियल गैस के लिए आती है। ठीक है, और रियल गैस के लिए जो वैल्यू आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, क्योंकि रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये बहुत ही ये एक मतलब एक छोटा सा रिजल्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बस इसको रट्टा मार लो। किसी भी पेपर में ये वाली चीज़ आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, और हमारे दो पेपर हैं उनमें आया हुआ है हमारे पास मीन वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, जो रूट मीन वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है 8 kT/m, रूट मीन स्क्वायर की 3 kT/m और मोस्ट प्रोबेबल की 2 kT/m। ठीक है, और जो रूट मीन स्क्वायर है इसको भी लर्न करना हमने, ये वाली चीज़ है। रूट मीन स्क्वायर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मीन के, और मीन क्या होती है उससे भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोस्ट प्रोबेबल की। ठीक है, और इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 5, 7, 8 बार जितनी बार भी आप लिख के देख सकते हो, ज़रूर लिख के देखिए, क्योंकि इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता ही है। मीन वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है जी, मीन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 8 kT/m, रूट मीन स्क्वायर की 3 kT/m और मोस्ट प्रोबेबल की 2 kT/m। क्लियर? ठीक है जी, और जो रूट मीन स्क्वायर है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है मीन से, और मीन की वैल्यू क्या है मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा होती है। ठीक है जी, और इसके बाद हमारा दो तीन टॉपिक्स हैं वो रह गए। एक तो एडियाबैटिक टी में मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम गैस, और एक क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और जूल थॉमसन इफेक्ट। ये 3 टॉपिक रह गए मेन टॉपिक। क्लियर? ठीक है जी, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।